यह कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी रानी और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। रमेश के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है और बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते। लगता है मुझे कोई और दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार रानी से राय लेकर देखता हूँ, वह क्या कहती हैं इस बारे में। रमेश तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी रानी को आवाज लगाता है। रानी जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश की आवाज सुनकर रानी वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ रानी, मुझे तुमसे एक विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? रानी, तुम तो जानती हो हमारे गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही है, जिससे हमारे खेतों में ज्यादा फसल नहीं हो पा रही है। इसलिए सोच रहा हूं कि सेठ जी की नहर वाली जमीन ले लूं और उस पर कुछ समय के लिए खेती शुरू कर दूं। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। जब तक गांव में बारिश नहीं होती तब तक आप सेठ जी के खेत में काम कर लीजिए। हाँ, तब तक मैं सेठ जी के खेत में काम कर लूंगा, जिससे घर का खर्च भी चलेगा और राजू की पढ़ाई के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार सेठ जी से मिल लीजिए और उनसे खेत मांग लीजिए। वह बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ रानी, यह ठीक रहेगा। सेठ जी हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं कल ही जाकर सेठ जी से मिल आता हूँ। अगली सुबह रमेश सेठ जी से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। सेठ जी के घर के पास पहुंचकर वह सेठ जी को आवाज लगाता है। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? रमेश की आवाज सुनकर सेठ जी बाहर आते हैं। अरे आओ रमेश बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ सेठ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रमेश फटाफट से अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें इतना परेशान क्यों होना बेटा? सेठ जी, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में काफी समय से बारिश नहीं हो रही है, जिससे मेरे खेत में फसल नहीं हो पा रही है और मुझे खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तो क्या आप अपनी नहर वाली जमीन कुछ दिनों के लिए मुझे देंगे? ठीक है बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरी नहर वाली जमीन ले लो और उस पर खेती करो। लेकिन सेठ जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रमेश सेठ जी को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रमेश अपने घर पहुंचकर रानी को सारी बात बता देता है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ रानी, अब मैं सेठ जी के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत ले लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह रमेश सेठ जी के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, सेठ जी की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए।
इसलिए रानी को बोलकर जाता हूँ, रानी जरा यहाँ आना तो। रमेश को बुलाता सुन रानी वहाँ आती है। बोलिए, आपने बुलाया है मुझे? हाँ रानी सुनो, सेठ जी का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है, तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना, ठीक है? ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। और 1 मिनट रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। रमेश अपने खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। रमेश अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। रमेश को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रमेश सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके परिवार वालों को नहीं चली थी। सुबह से रात हो जाती है और रानी रमेश का इंतजार कर रही थी। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने सेठ जी की गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने कहा था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब कहा था कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर रानी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब रानी देखती है कि रमेश अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधे सेठ जी से मिलने उनके घर की ओर चल पड़ती है। रानी सेठ जी के घर पर पहुंचकर उनसे रमेश के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, रमेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रमेश खेत पर गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ सेठ जी, उन्होंने कहा था कि खेत गांव के बाहर है, तो आते आते रात हो जाएगी, लेकिन अब तो रात से सुबह हो गई, फिर भी वह अब तक नहीं आए। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि रमेश कहाँ है। सेठ तुरंत अपने घर में काम करने वाले चमन को रमेश को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद चमन सेठ के खेत पर पहुंचता है और वहां का दृश्य देखकर परेशान हो जाता है। यह क्या? रमेश का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है कि उसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत सेठ जी को यह बात बतानी पड़ेगी। चमन वहां से भागते भागते सेठ के घर के लिए निकल जाता है। चमन जैसे ही सेठ के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही सेठ उसे पूछने लगता है। क्या हुआ चमन बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें रमेश मिला? चमन सेठ को सारी बात बता देता है
जो उसने खेत में देखी थी। चमन जब सेठ को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी रानी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। चमन, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं रानी बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। चमन को वैद्य जी के पास भेजने के बाद सेठ रानी को समझाने लगता है। रानी बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से रमेश ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार रानी को लेकर रमेश को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और चमन वैद्य जी को लाने दूसरी तरफ निकल जाता है। सेठ और रानी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा रमेश बेहोश हालत में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। रानी रमेश के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही रानी वहाँ से हट जाती है और वैद्य जी रमेश की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी है रमेश की हालत? देखिए सेठ जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन रमेश की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर उसके शरीर में ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की स्थिति में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो रहता है, परंतु उसके बदन के किसी भी हिस्से में कोई हलचल नहीं होती, और यह कब होश में आएगा यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए सेठ जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं। इन्हें समय समय पर पानी में मिलाकर देना होगा, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य रमेश की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ गांव वाले मिलकर रमेश को उठाकर उसके घर पर ले आते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं। देखो रानी बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रमेश की अच्छे से देखभाल करो। देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। हर महीने मैं तुम्हारे और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। सेठ जी फिर वहाँ से रानी को दिलासा देकर चले जाते हैं। सेठ जी के जाने के बाद वहाँ राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर रानी से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, यह पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया, जिससे वह बेहोश हो गए थे। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने को कहा है। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी या घर का खर्च चलाओगी? आप बस पिताजी और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बात सुन रानी भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर रानी राजू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब रमेश के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और अगर संभव हो तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह रानी सीधे सेठ से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ, और रमेश की तबीयत अब कैसी है? सेठ जी, रमेश की तबीयत फिलहाल वैसी ही है,
और मुझे आपकी मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रमेश को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस जमीन पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं वहां काम करके अपने घर का खर्चा और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं सेठ जी, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब बस आप मुझे अपने खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। सेठ रानी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर रानी सेठ की बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में रानी की बातें सुनने के बाद सेठ सोचने लगता है। मुझे लगता है कि रानी मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वह काम करने इतनी दूर जाएगी तो रमेश का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं रानी को मेरे गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर भी काम कर सके और अपने घर का भी ध्यान रख सके। ठीक है रानी बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे देता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ सेठ जी, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर और रमेश का भी ध्यान रख पाओ। सेठ जी, यहाँ तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वह खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, कोई बात नहीं सेठ जी, वह खेत मेरे घर के नजदीक ही है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? सेठ जी, मुझे काम करना ही होगा। रमेश का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सेठ रानी के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। रानी ने सेठ के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में साफ सफाई करती और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने लग जाती है। धीरे धीरे रानी की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। रानी की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य की दवाओं और रानी की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रमेश को होश आ गया। रमेश को होश में आते देख रानी बहुत खुश हो गई। रमेश धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने रानी की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। रानी का त्याग और रमेश का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है
और परिवार को जोड़कर रखता है।